ओके, तो अब हम बात शुरू कर सकते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, राइट? तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये क्या अजीब सा नाम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम क्यों नहीं है उसका? वेल एक्चुअली बात असल में ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको नाम पहले ही दिया जा चुका था, और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट शुड आल्सो बी अ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? एंड ऑब्वियसली इट्स मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट लॉ, तो इसको इसलिए फर्स्ट लॉ से भी पहले का लॉ बनाया गया, and it's called zeroth law. So zeroth law of thermodynamics. zeroth law को समझने से पहले हमें ये बात याद रखनी होगी कि हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर चुके हैं, राइट? हमें ये पता है कि दो सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, राइट? तो zeroth law of thermodynamics भी कहता है कि सपोज करो कि आपके पास तीन सिस्टम्स हैं, A, B and C, right? So have three systems A, B and C. ये ज़रूरी नहीं है कि C जो है वो A के साथ कांटेक्ट में ना हो, C A के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हो सकता है, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने बनाई है, लेकिन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर A और B इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम को मैं इस तरह से अभी लिख रहा हूँ, इस साइन से, राइट? इसका मतलब है कि A और B इक्विलिब्रियम में है, राइट? एंड B और C भी इक्विलिब्रियम में है, राइट? तो इसका ये मतलब है कि A और C भी इक्विलिब्रियम में है, राइट? और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि A और C का इस तरह से होना ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। C जो है वो A को टच कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिस्टम हो सकता है इस तरह से, लाइक दिस, राइट? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये एक तरीके से जब अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, टच करने का मतलब क्या? पहले ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। टच करने का मतलब है कि दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, राइट? तो दे कैन एक्सचेंज एनर्जी, राइट? अगर ये एनर्जी एक्सचेंज ना कर सकते हो फिर ये लॉ जो है वो काम नहीं करता। तो ये ज़रूरी बात है कि दे हैव थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि दे कैन एक्सचेंज एनर्जी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिकल्स भी एक्सचेंज कर सकें, राइट? ओके, सो दिस इज द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये एक तरह से प्रिडिक्ट करता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम सच दैट कि अगर दो सिस्टम्स जो है वो इक्विलिब्रियम में हैं तो वो प्रॉपर्टी दोनों सिस्टम्स के लिए सेम हो, राइट? और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है एक्चुअली वो दो सिस्टम्स के लिए सेम हो। और इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो गैसेस से आती है, राइट? सपोज कि ए, बी और सी जो है वो थ्री सिस्टम्स हैं, और तीनों सिस्टम्स जो है वो गैसेस हैं, और गैसेस जो हैं उनकी स्टेट जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब हो सकती है उनके प्रेशर और वॉल्यूम से, राइट? दिस इज समथिंग वेरी दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ एक्चुअली। ओके, सो अगर एक गैस है ए, राइट, और इसका प्रेशर जो है ये पी ए है और वॉल्यूम जो है वो वी ए है। एक दूसरी गैस है बी, इसका प्रेशर जो है ये पी बी है, और सॉरी वॉल्यूम वी बी है। और तीसरी गैस है सी, इसका प्रेशर जो है ये पी सी है और वॉल्यूम जो है ये वी सी है, राइट? सो हियर्स द थिंग, ये जो प्रेशर है इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा इनकी स्टेट जो है ये डिस्क्राइब होती है सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम से, दैट्स इट। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात करूँ इस वक्त, फॉर एग्जांपल, बल्कि बी और सी बेहतर है, बी और सी की बात करूँ, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अगर पी बी, वी बी और पी सी को फिक्स कर दूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वॉल्यूम पे ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मैं कह ये रहा हूँ कि इफ़ यू फिक्स पी बी, वी बी एंड पी सी, तो इसका ये मतलब है कि वी सी इज डिटरमिन्ड, राइट? डिटरमिन्ड, राइट?
तो बात इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि वी सी जो है उसको एक फार्मूला के तौर पे एक्सप्रेसिबल होना चाहिए एज अ फार्मूला ऑफ दीज थ्री थिंग्स, राइट। कि अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो यू कैन डिटरमिन वी सी, राइट। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सिस्टम पे किसी भी वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पी बी और वी बी पता है तो आपको पता है कि गैस बी की स्टेट क्या है, और गैस सी जो है उसकी एक स्टेट ऐसी होनी चाहिए सच दैट कि उस स्टेट में वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है विद द सिस्टम बी, राइट। तो अगर उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट है, राइट, जिसमें वो और मैं मैक्रोस्कोपिक स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिस स्टेट में वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकती है गैस बी के साथ, तो इसका ये मतलब है, चूँकि हमें पता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्राइब होती है सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम से, तो अगर हमें प्रेशर पता है तो वॉल्यूम डिटरमिनेट होना चाहिए, बिकॉज अगर वॉल्यूम कुछ भी हो सकता हो गैस सी का, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेट कुछ भी हो सकती है जो कि सही नहीं है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि वी सी जो है वो एक फंक्शन होना चाहिए पी बी वी बी और पी सी का, राइट। और इस फंक्शन को मैं कहूँगा बी सी, एफ बी सी। बी सी का मतलब ये है कि मैं एक्चुअली बी और सी का इक्विलिब्रियम जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, बट यही रीजनिंग मैं ए और सी को लेके भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वी सी शुड बी अ फंक्शन ऑफ पी ए वी ए एंड पी सी, और इस फंक्शन को मैं कहूँगा ए सी, राइट। अब यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये एज्यूम किया कि बी और सी इक्विलिब्रियम में है और फिर ए और सी भी इक्विलिब्रियम में है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वी और सी जो है क्या कहते हैं, वी सी जो है इसको एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसको एक फंक्शन, इसको मिलकर मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, यस ओके। तो इसको एक फंक्शन होना चाहिए क्योंकि ये बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो पी बी ए के साथ मैं बात कर रहा हूँ ए और बी के इक्विलिब्रियम होने की, यस। तो इसका मतलब ये है कि जो वी बी है इसको एक फंक्शन होना चाहिए ऑफ पी ए वी ए एंड पी बी, राइट। और इस फंक्शन को मैं ऑब्वियसली क्या कहूँगा, क्योंकि मैंने ए और बी का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है, तो ए बी, राइट। अब ये तीन इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करो, इन दोनों इक्वेशंस को कह रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस हैं, राइट। और इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप ये लिख सकते हो कि एफ बी सी पी बी वी बी पी सी इज इक्वल टू एफ ए सी पी ए वी ए और पी सी, राइट। और इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो वी बी के लिए सॉल्व करने के लिए, राइट। तो वी बी के लिए आप सॉल्व कर सकते हो एंड इट विल बी सम फंक्शन जिसको मैं जी कहूँगा अब, सम फंक्शन ऑफ अदर थिंग्स, जितनी भी चीज़ें बच गई हैं, फॉर एग्जांपल पी बी पी ए और वी ए और पी सी तो खैर कॉमन है तो ये एक बार ही आएगा, ओके। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ पी बी वी ए और पी सी। इसका मतलब है कि वी बी इज अ फंक्शन ऑफ पी बी वी बी नॉट वी बी पी ए पी बी, ओ या पी ए या पी ए पी बी और वी सी और वी ए इन चार चीज़ों का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी हमने ऊपर ये चीज़ लिखी है, इसका ही मतलब है कि वी बी जो है उसको फंक्शन होना चाहिए पी ए का जो कि यहाँ पे भी है, राइट, वी ए का जो कि यहाँ पे भी है और पी बी का जो कि यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि जो वी बी है इसको पी सी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ तो ये पी सी भी लिखा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? वेल, ये इस तरह से हो सकता है अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करूँ, इस इक्वेशन को, और पी सी इस इक्वेशन में से ख़त्म हो सकता है अगर एक तरह से पी सी एक सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के तौर पे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि एफ बी सी जो है अगर इसको इस तरह से लिखा जा सके पी सी एंड सम अदर फंक्शन, राइट है, ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल्स। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ सिस्टम बी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें पी बी और वी बी है, तो इसको मैं बी सब्सक्रिप्ट दूंगा। और इसी तरह से आप एफ ए सी को अगर लिख सको
एफ ए सी जो कि डिपेंड करता है पी ए और पी सी पर, अगर इसको भी हम ऐसे लिख सकें पी सी टाइम्स सम फंक्शन पी ए और वी ए का, क्योंकि अब देखो ये सिर्फ वी ए की सॉरी ए सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एफ बी सी और एफ ए सी को ऐसे लिख सकें तो जो ये इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसमें से आप देख सकते हो कि ये पी सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका ये मतलब है कि थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए वी ए पी ए वी ए, ठीक है। अब आप ये गौर से चीज़ देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ ये है कि एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है पी बी और वी बी पे, सिर्फ सिस्टम बी की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। और लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि सिर्फ सिस्टम ए की प्रॉपर्टीज़ पे यानी कि पी और वी पे डिपेंड करता है। और हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो कि इक्विलिब्रियम में सेम हो दोनों सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक तरह से स्मेल आ रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक तरह से आ रहा है कि ये बता रहा है कि टेम्परेचर, अगर हम इस थीटा को टेम्परेचर कहते हैं तो ये जो है ये सेम होना चाहिए दोनों सिस्टम्स के लिए अगर वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरह से आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वी बी पी बी एंड वी बी शुड बी इक्वल टू थीटा सी पी सी वी सी एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन तो है ऐसा वॉल्यूम और प्रेशर का सच दैट कि वो सेम होगा दो सिस्टम्स के लिए अगर वो इक्विलिब्रियम में हो। तो क्या ये टेम्परेचर है, ये क्वेश्चन है, क्या ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ए क्या ये है। वेल एक्चुअली हमें इतनी जल्दी जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन्स पे, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो इसका स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो इसकी कोई पावर भी हो सकती है, राइट। क्योंकि आप एक तरह से ये कह सकते हो कि टेम्परेचर कैन बी एनी फंक्शन ऑफ दिस थीटा ए, राइट। बिकॉज क्या कहते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि थीटा अगर सेम है तो वो खुद ही टेम्परेचर होगा, क्योंकि अगर थीटा सेम है, राइट, तो उसका कोई फंक्शन अगर आप लो तो वो फंक्शन भी दोनों सिस्टम्स के लिए सेम होगा, राइट। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये देखो थीटा बी और थीटा ए सेम है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ थीटा बी शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा ए। कोई भी फंक्शन, ये पहले वाला फंक्शन नहीं है, मैं इसको कोई और नाम दे देता हूँ एच, कोई भी फंक्शन, राइट। तो टेम्परेचर इसका कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो खैर जो भी फंक्शन हो, हमें एटलीस्ट ये चीज़ पता लग गई है कि देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो कि चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम में, राइट। ओके, सो आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास एक फिनोमेनोलॉजिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल लॉ है आइडियल गैसेस के लिए। उसमें हमें ये पता है कि टेम्परेचर पी वी इज़ जस्ट एन के टी, तो आप ये कह सकते हो कि टी इज़ जस्ट पी वी ओवर एन के। तो आप टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर सकते हो इस तरह, ये जो सिंबल है ये डिफ़ाइन करने का सिंबल है। इसके और भी तरीके हैं वैसे, ये सिंबल भी डिफ़ाइन करने का तरीका है, राइट। तो एक तरह से आप टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन है, जैसे कि होना चाहिए था इसको। ये थीटा जो है ये प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन है, राइट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आइडियल गैसेस के लिए जो थीटा है जो प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, दैट इज़ पी वी ओवर एन के। एक्चुअली थीटा ही तब होगा अगर थीटा ही टेम्परेचर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए। खैर, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे देयर इज़ अ क्वांटिटी जो कि सेम होती है दोनों सिस्टम्स के लिए, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, और ये सिर्फ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से प्रूव किया जा सकता है।